नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल दुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अयोध्या धाम में श्री राम लला के विराजमान होने की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में हुआ, जिसमें देश और प्रदेश के कई प्रमुख नेता शामिल हुए। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे और श्री राम लला के दर्शन किए। दोनों नेताओं ने हनुमानगढ़ी और श्री राम लला मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। साथ ही मां अन्नपूर्णा मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा का विधिवत आरोहण भी किया। अयोध्या आगमन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया। राम दरबार में आरती के बाद दोनों नेताओं ने श्रद्धालुओं का अभिवादन किया, जहां जय श्री राम के गगन भेदी जयकारे गूंजते रहे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्षगांठ पर देश विदेश के राम भक्तों को बधाई दी। उन्होंने इसे आस्था और संस्कारों का दिव्य उत्सव बताते हुए सेवा, समर्पण और करुणा से समृद्ध भारत के निर्माण की कामना की। पिछली सरकार ने अयोध्या को लौलुहान करने का कार्य किया था। जिस अयोध्या में कभी संघर्ष नहीं होते थे, उस अयोध्या को लौलुहान करने वाले लोग, उस अयोध्या में जिनके शासन में आतंकी हमले होकर के अयोध्या को लौलुहान करने का प्रयास हुआ था, लेकिन प्रभु की कृपा और बजरंगबली जहां की रक्षा स्वयं कर रहे हो, वहां तो भूत पिशाच से निकट नहीं आवे महावीर जब। हनुमानगढ़ी में भगवान यानी हनुमान जी महाराज स्वयं विराजमान है। कैसे कोई आतंकी यहां घुस जाता? जैसे ही उन्होंने दुस्साहस किया था 2005 में, याद करिए कैसे पीएसी के जवानों ने ठक 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 करके वहीं पे उनको मार गिराया। देवियों सज्जनों, आज का दिन हम सभी के लिए अत्यंत, मैं मानता हूं कि गौरव का क्षण है। और वह ऐतिहासिक क्षण जब भगवान श्री रामचंद्र ने स्वयं अवध की धरती पर पुनः अपने भक्तों को दर्शन देने का समय निश्चित किया था, उसके 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। और यही वही अयोध्या है, यह वही भूमि है जो वर्षों तक रक्त रंजित रही है, जिसने अपने राम के लिए, अपने राजा के लिए, अपने आराध्य के लिए असहनीय प्रतीक्षा की है। जिसने अपमान सहे, जिसने पीड़ा सही है, लेकिन फिर भी अपनी आस्था को कमजोर नहीं होने दिया, अपनी आस्था को डगमगाने नहीं दिया। आज जब श्री प्रभु राम के आगमन के 2 वर्ष पूर्ण होने पर हम सभी यहां साक्षी बने खड़े हुए हैं, तो यह उन सदियों की प्रतीक्षा के पूर्ण होने का उत्सव है, ऐसा मैं मानता हूं। आगे बढ़ते रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त से टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने मुलाकात की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने के बाद टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि हमने 8 से 10 मुद्दों पर बात की। मीटिंग दोपहर 12 बजे शुरू हुई और 2.5 घंटे चली। पिछली बार 1 महीने पहले 28 नवंबर को हमारी पार्टी के 10 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल यहां आया था। हमने चुनाव आयोग से 5 सवाल पूछे थे, लेकिन हमें उनमें से किसी का भी सटीक जवाब नहीं मिला। उसी रात चुनाव आयोग ने कुछ पत्रकारों को चुनिंदा जानकारी लीक की, ये दावा करते हुए कि उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया है। इसके तुरंत बाद मैंने ट्वीट किया कि तृणमूल कांग्रेस के पास डिजिटल सबूत हैं और चुनाव आयोग ने पिछली बार हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया था। इस बार 2 से 3 बातों को छोड़कर हमें किसी भी चीज़ पर कोई स्पष्टता नहीं मिली। जब मैं उनसे एसआईआर के बारे में पूछता हूं तो वो बात को नागरिकता पर ले जाते हैं। किसी भी चीज़ का कोई ठोस जवाब नहीं मिला। आज तृणमूल कांग्रेस की तरफ से 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर, 10 मेंबर्स इलेक्शन कमीशन के फुल बेंच के साथ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर, इनके साथ हमारा एक मीटिंग पहले से तय था। तो 8-10 मुद्दों पे आज बात हुआ है और 12 बजे की मीटिंग शुरू हुआ। अभी 2:45 बज रहे हैं, 2.5 घंटा मीटिंग चला है।
10 मुद्दे पे जो आज हम लोग बात किया है, पिछला बार जब हम लोग आए थे, हमारा पिछला 1 महीना पहले 28 नवंबर को एक 10 लोगों का डेलीगेशन आया था, उसमें 5 सवाल चुनाव आयोग से किया गया था, इलेक्शन कमीशन से किया गया था, जिसका पिछला बार एक भी सवाल का सटीक जवाब नहीं मिला। उसी दिन रात को कुछ पत्रकारों को सिलेक्टिवली लीक किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि इलेक्शन कमीशन ने हर सवाल का जवाब दिया है। उसके तुरंत बाद मैंने एक ट्वीट किया कि तृणमूल कांग्रेस के पास डिजिटल एविडेंस है और एक भी सवाल का एक भी जवाब इलेक्शन कमीशन पिछला बार नहीं दिया है। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए सुमित मेहरोत्रा टीएमसी से हमारे साथ जुड़ गए। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका। सुमित जी सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल साहिल भाई। सुमित जी, टीएमसी ने एक बार फिर एसआईआर का मुद्दा उठाया है और वोटर लिस्ट से वोट चोरी हो रही है, ऐसा आरोप भी लगाया गया है। और बंगाल में अगर हम लगातार देखें तो एसआईआर पर घमासान मचा हुआ है, क्या कहेंगे सर इस पर? नहीं साहिल भाई, देखिए जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी ने जो आवाज उठाई है, मैं समझता हूँ पूरी छानबीन करने के बाद ही इस चीज के ऊपर उठाया गया, क्योंकि अभी हालात ऐसे बना रखे हैं अमित शाह जी ने और मोदी जी ने कि उन्हें किसी भी तरीके से कह रहे हैं हमें तो चुनाव जीतना है, चाहे वोटर लिस्ट के अंदर गड़बड़ी करें चाहे कुछ भी करें, हमें तो चुनाव जीतना है कि हम आपकी सत्ता बना करके रहेंगे। आप देखिए जहां वोट काटे जा रहे हैं, जहां जिस तरीके से बीएलओ की हत्या कर दी जा रही है, उसके ऊपर कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनको कोई मुआवजा नहीं मिल रहा, उस परिवार को कुछ नहीं हो रहा है, और एसआईआर में गड़बड़ी है, बिल्कुल गड़बड़ी है। आप मुझे बताइए जो वोट काटे गए हैं, अभी तो ये कह रहे थे बिहार के अंदर जिस तरीके से ये कह रहे थे कि भगौड़े हैं या बांग्लादेशी, एक भी बांग्लादेशी निकला? निकला क्या? नहीं निकला। कुछ भी ये निकाल नहीं पा रहे हैं बांग्लादेशियों के नाम पे। बिहार में वहां पे एसआईआर खत्म हो गया, एक लिस्ट का भी डाटा नहीं दे पाए, और ये बंगाल में जिस तरीके से वोट काटने का काम हर विधानसभा में चल रहा है इनका, वो ये सफल नहीं हो पाएंगे। हमने आवाज उठाई है, हम मरते दम तक आवाज उठाएंगे जनता के लिए। हम चाहते हैं वहां पे जनता का भला हो, पर ये चाहते हैं हम वहां पे केवल चुनाव जीतना, इनका एक लक्ष्य है बस। अच्छा सुमित जी, जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी ने साफ तौर पर ये कहा है कि उन्हें कोई ठोस जवाब यहाँ पर नहीं मिल रहा है, वो बात करते हैं वोट चोरी की तो उन्हें नागरिकता को लेकर बरगलाया जाता है या नागरिकता पर वो पूरी बहस को ले आते हैं। ऐसे में अगर ठोस जवाब नहीं मिलता है तो आगे टीएमसी का क्या कदम रहने वाला है? साहिल जी एक बात बताइए, जो चुनाव आयोग है किसके अंडर में काम कर रहा है? माननीय प्रधानमंत्री। क्योंकि इसका उदाहरण अभी लोगों ने सबने देखा है कि ज्ञानेश कुमार जी को एक अवार्ड मिला है, उस परिवार को अवार्ड मिला है, आपको पता हो नहीं पता हो, उस परिवार के बेटी को और दामाद को डीएम की कुर्सी सौंपी गई है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो क्यों सौंपी गई है? कि बिहार चुनाव हमने जितवाया है, हमने इसलिए आपको डीएम बना दिया उत्तर प्रदेश के अंदर। तो कहीं ना कहीं ज्ञानेश कुमार जी भाजपा के इशारे पे काम कर रहे हैं, अपना संवैधानिक पद खो चुके हैं, और ऐसे संविधान पद पे ज्ञानेश कुमार जी को रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे साथ नहीं है जो निष्पक्ष चुनाव ना करा पाए, निष्पक्ष चीजें ना कर पाए, कि एक सरकार की कठपुतली बन करके काम कर रहे हैं। कब तक करोगे? जब तक ये सरकार, जब तक माननीय मोदी जी हैं, जब हटेंगे तो आपका क्या हाल होगा पूरी जनता देखेगी, सब लोग देखेंगे। हम तो चाहते हैं निष्पक्ष चुनाव हो, पर निष्पक्ष चुनाव कराना नहीं चाहते हैं। अब देखिए वहां पे प्रमुख सचिव को इन्होंने Z+ सुरक्षा दे दी। अब तो एक एक करके जब तक चुनाव आएंगे वहां पे अपने अधिकारियों को एक एक करके Z+ सुरक्षा दे देंगे, वहां पे डर का माहौल बना करके रखेंगे। बंगाल के अंदर सीआरपीएफ लगा देंगे, पता नहीं कौन कौन सी कंपनियां वहां पे उतार करके इस बार इनका चुनाव कराने का मूड है, सेंट्रल फोर्सेस। तो हम चाहते हैं वहां पे निष्पक्ष चुनाव हो, अच्छे से चुनाव हो, कोई लड़ाई दंगा ना हो। हमारी यही मांग है। जिस तरीके से वोट चोरी हो रही है, चाहे राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं, पूरा विपक्ष ये कह रहा है वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी, तो ज्ञानेश कुमार जी क्यों नहीं कहते हैं हाँ वोट चोरी है? भाई पूरा विपक्ष कह रहा है वोट चोरी का है, आप ईवीएम हटा दीजिए, आप बैलेट पे चुनाव करा लीजिए, कराइए आप बैलेट पे चुनाव। हम तो खुद कह रहे हैं बैलेट पे आप चुनाव कराइए। पिछली बार हम जीत करके आए, हम फिर भी कह रहे हैं बैलेट पे चुनाव कराइए, तो कराएंगे नहीं। इनके मन में केवल ईवीएम है। ईवीएम का आविष्कार, ठीक है, हम ईवीएम समझते हैं कि कांग्रेस की उसमें आई थी, कांग्रेस इतनी ज्यादा उस पर नहीं थी कि कुछ उसमें गड़बड़ी करता है। पर इस बार जो है 2014 के बाद से इन लोगों ने ईवीएम के अंदर गड़बड़ी कर करके कई उदाहरण ऐसे आए हैं, ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। चुनाव के बाद कई रिजल्ट ऐसे आए हैं, लोगों को जीत मिली है, चाहे हरियाणा का हो, चाहे पंजाब के अंदर हो। ये चीजें देखी गई हैं कि बाद में जो वोट खुले हैं तो उसमें लोग जीते हैं। तो ऐसा क्यों? ऐसा क्या हुआ?
और जिस तरीके से वोटिंग हो रही है, वोट काट करके काम करना चाह रहे हैं बंगाल के अंदर, वो हम होने नहीं देंगे जनता के लिए। चाहे इसके लिए हमें कुछ करना पड़े, हम जनता के वोट काटने नहीं देंगे। चलिए सुमित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एसआईआर पर घमासान लगातार देखने को मिल रही है। अभिषेक बनर्जी का जो बयान सामने आया, उसके बाद एक बार फिर राजनीतिक हलचलें बढ़ गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात अभिषेक बनर्जी ने की। उसके बाद उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का कोई ठोस जवाब यहाँ पर उन्हें नहीं दिया गया, बल्कि बात को घुमाने की पुरजोर कोशिश यहाँ पर की गई। और एक बार फिर बंगाल में एसआईआर का मुद्दा गरमाया हुआ नजर आ रहा है। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अभी कुछ महीनों का वक्त बाकी है, लेकिन बीजेपी अभी से एक्टिव हो गई है। यहां तक कि ज्यादातर बड़े राज्यों में चुनाव की कमान संभालने वाले होम मिनिस्टर अमित शाह ने खुद यहां मोर्चा संभाल लिया है। 2021 में 2 मई को बंगाल चुनाव के नतीजे आए थे और इस बार भी अप्रैल में ही मतदान कराए जा सकते हैं। इस बीच अमित शाह ने कोलकाता में तमाम बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। इनमें नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष शामिक भट्टाचार्य भी मौजूद थे। इसके अलावा तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी रही। इस मीटिंग में दिलीप घोष की मौजूदगी ने सभी को चौंका दिया। उनसे खुद अमित शाह ने मुलाकात की और कई मुद्दों पर बात की। उनकी मौजूदगी इसलिए चर्चाएं बटोर रही हैं क्योंकि कुछ समय पहले तक ऐसी चर्चाएं रही हैं कि वो बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। वो ममता बनर्जी के साथ एक कार्यक्रम में भी नजर आए थे, जब सीएम भगवान जगन्नाथ के एक मंदिर का लोकार्पण करने पहुंची थी। गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक की, जिसकी अध्यक्षता उन्होंने की। बीजेपी विधायकों और सांसदों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आए। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव बेहद नज़दीक है और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने भी पश्चिम बंगाल में मोर्चा संभाल लिया है। तो एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आए, जिसमें कई विधायक और सांसद मौजूद रहे। तो नाराज चल रहे दिलीप घोष को बुलाकर बातचीत करते हुए भी गृह मंत्री अमित शाह नजर आए हैं। यानी माना जा रहा है कि अभी से ही गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल को लेकर एक्टिव मोड में हैं और आज विधायकों सांसदों के साथ महत्वपूर्ण बैठक उन्होंने की। नाराज चल रहे दिलीप घोष को भी बुलाकर बातचीत करते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आए। तो बीजेपी विधायकों और सांसदों की ये महत्वपूर्ण बैठक पश्चिम बंगाल में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने की। और इसी पर ज़्यादा चर्चा के लिए सूरज जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए। सूरज जी, गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की है। कई विधायक और सांसद उस बैठक में मौजूद रहे। वहीं नाराज चल रहे दिलीप घोष को बुलाकर भी उन्होंने बातचीत की। यानी कि चुनाव से पहले ही काफ़ी एक्टिव मोड में गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में। क्या कहेंगे? बिल्कुल पूरी ऊर्जा का संग हमारे देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता, हम सबके मार्गदर्शक श्री अमित शाह जी के आने से पश्चिम बंगाल में कार्यकर्ताओं में और नेताओं में, सभी लोगों में बहुत ज्यादा जोश आया है। और जिस प्रकार से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 300 से भी ज्यादा कार्यकर्ताओं ने प्राणों का बलिदान दिया है, इनकी हत्या की गई है तृणमूल कांग्रेस के द्वारा। विरोधी राजनीतिक दल करने के कारण हमारे 300 कार्यकर्ताओं को कहीं फांसी पे झुला के, कहीं काट के, कहीं गोलियों से भून दिया गया। ये इन कार्यकर्ताओं के लिए भारतीय जनता पार्टी 2026 का चुनाव हम किसी भी हालत में जीत के उनको, उनके आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब हम 2026 में पश्चिम बंगाल में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो सपना देखा था, उस सपने को भी साकार करने का समय आ गया है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है और उस दिशा में काम करने के लिए ही अमित शाह जी हमारे बीच आए और हमें हमारा मार्गदर्शन किया। आज कलकत्ता महानगर के कार्यकर्ताओं से भी उन्होंने साइंस सिटी ऑडिटोरियम में बैठक ली, उन्होंने बात की। तो बहुत उत्साह है और हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से हमने 2016 में 10.5% वोट लाया था और तब से लेकर आज 10 सालों में आज हमारे 2024 में हमने 39% वोट मिला, 2019 में हमें 41% वोट मिला था जी। तो 2,28,00,000 वोट हमें विधानसभा में मिले थे और लोकसभा चुनाव में 2,32,00,000 वोट हमें मिले, 31 लाख। तो
पश्चिम बंगाल के लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के संग में हैं और भारतीय जनता पार्टी को लगातार जो है विरोधी राजनीतिक दल के रूप में यहाँ पर हमें स्थापित किया है। तो आने वाले समय में जिस प्रकार से हमने 90 सीटों पे लोकसभा चुनाव में 90 से ज्यादा विधानसभा सीटों पे हम लोग आगे थे और ये साफ संकेत है कि इस बीच में जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस ने जो दुर्नीति किया है, जो लोगों का लूटा है, पैसा लूटा है, जो नौकरियों में चोरी की है, जैसे उनके मंत्री जो है वो खाद्य मंत्री जेल में गए, जिस प्रकार से उनके आधा दर्जन से ज्यादा जो है मंत्री विधायक सब लोग जेल में गए, तो ये साफ साफ लोगों का तो पैसा लूटा गया है, सरकारी पैसों को लूटा गया है। तो इस चीज को तो लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो एक तरह से देखा है तो ममता बनर्जी सामने से बोल रही हैं कि नहीं हम उन्नयन कर रहे हैं, लेकिन उन्नयन कुछ है नहीं, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। कितने रुपए में तृणमूल कांग्रेस के अगर कोई हमारे साथी है तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कितने रुपए आप लेकर आ रहे हैं बंगाल समिट में? आप हर साल बंगाल समिट करते हैं, बिजनेस ग्लोबल समिट करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई राज्य में कोई इन्वेस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। हमारे पश्चिम बंगाल का जो माहौल है, यहाँ पे तो बीएसएफ को जमीन नहीं मिल रही है, तो बिजनेस करने के लिए कहाँ से जमीन मिलेगी? बीएसएफ को सिक्योरिटी जो हमारे जो बॉर्डर पे जो हमें जो यहाँ पर जो हमें बॉर्डर को जो घेरना है, उसके लिए बॉर्डर ओपन है, राज्य सरकार को देना है जमीन, वो नहीं दे रही है, बार बार बोलने के बावजूद भी। तो ये तो साफ दिख रहा है लोगों को, तो लोग भी बहुत नाराज हैं और भारतीय जनता पार्टी आ रही है। बस ये 6 महीने के और इंतजार है, 6 महीने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और हम यहाँ से घुसपैठियों को भी निकालेंगे। घुसपैठ एक बहुत बड़ा मामला है, मैटर है। अमित शाह जी ने साफ साफ बोला है कि हम आएंगे तो घुसपैठियों को यहाँ से निकालेंगे, बंगाल में किसी घुसपैठियों को घुसने नहीं देंगे और जो लोग हैं उनको हम लोग चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। बंगाल या भारत जो है अनाथ आश्रम नहीं है किसी के लिए कि कोई भी आएगा खैरात का खाएगा और पिएगा, यहाँ पर रहेगा और हमारे लोगों पर हमला होगा, अटैक होगा। ये सब जितने भी घटनाएं घट रही है आज पूरे देश भर में, बंगाल से लोग निकल के जा रहे हैं, जिनके पास भी देखिए बांग्लादेशियों के पास से मिल रहा है, वो सब यही के बने हुए हैं, बंगाल के बने हुए। तो बॉर्डर से जो लोग घुस रहे हैं उनको यहाँ पे स्थापित कर रही है आगे तृणमूल कांग्रेस की सरकार, उनको वोट बैंक बना रही है। यही तो लड़ाई है। ठीक है, चलिए सूरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बीजेपी विधायक और सांसदों की बैठक पश्चिम बंगाल में हुई, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने की। तो अभी से ही बंगाल की कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं। नाराज चल रहे दिलीप घोष को बुलाकर भी बातचीत करते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आए। वहीं बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव की तैयारी चल रही है। कल प्रेस वार्ता में गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी स्पष्टता के साथ बंगाल में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, अन्याय, विशेषकर की जो घुसपैठियों को लेकर राजनीति हो रही है, उस विषय में अपना वक्तव्य रखा कि किस प्रकार ममता बनर्जी जमीन नहीं दे रही है, किस प्रकार घुसपैठियों के नाम कटने से ममता बनर्जी और उनके नेता परेशान हैं। जब ये प्रेस वार्ता खत्म हुई, उसके बाद ममता बनर्जी ने जिस प्रकार धमकी भरे शब्दों से संबोधित किया, ममता बनर्जी का कहना है कि आप होटल में छुप कर बैठे हैं, ये हम नहीं चाहते, तो आप होटल के बाहर एक कदम नहीं रख सकते थे। ये पहली बार नहीं हो रहा। जब पिछली बार चुनाव से पहले हमारे अध्यक्ष नड्डा जी बंगाल गए थे, उनके काफिले पर किस प्रकार से ममता बनर्जी ने घुसपैठियों से हमला कराया, 300 से अधिक बीजेपी कार्यकर्ता मौत के घाट उतार दिए गए। और कल एक प्रेस वार्ता में गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने बड़ी स्पष्टता के साथ बंगाल में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, अन्याय और विशेष करके जो घुसपैठियों को लेकर राजनीति हो रही है, उस विषय में आदरणीय अमित शाह जी ने अपने वक्तव्य को रखा है कि किस प्रकार ममता सरकार जमीन नहीं दे रही है, वहां फेंसिंग के लिए किस प्रकार घुसपैठियों के नाम कटने से, इलेक्टोरल रोल से ममता बनर्जी और उनके नेता बंगाल में परेशान हैं। जब यह प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हुआ, उसके बाद ममता बनर्जी जी ने जिस प्रकार से अमित शाह जी को धमकी भरी शब्दों से संबोधित किया है, ममता बनर्जी हैज थ्रेटेन्ड द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द वर्ड्स विच कैन नॉट इवन बी थॉट ऑफ, यह भी हमने देखा। ममता बनर्जी जी का कहना कि आप तो होटल में छुप कर बैठे हैं, ये हम नहीं चाहते तो आप होटल के बाहर एक कदम भी नहीं रख सकते और आप भाग्यवान हैं कि हमने आपको होटल से बाहर निकलने दिया। मैं दोहराता हूं,
ममता बनर्जी जी ने गृह मंत्री अमित शाह जी के लिए कहा कि आप होटल के अंदर छुप कर बैठे और आप भाग्यवान हैं जो हम आपको होटल के बाहर निकलने दे रहे हैं, वरना अगर हम चाहते तो आपको होटल से बाहर निकलने नहीं देते। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के सर्वप्रिय विहार में मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 30 दिसंबर 2025 को शुरू हुआ ये तलाशी अभियान अभी भी जारी है, जिसमें ईडी को अब तक करोड़ों की संपत्ति और नकदी का खजाना हाथ लगा है। इस छापेमारी के दौरान जांच अधिकारियों ने 5.12 करोड़ की भारी भरकम नकदी बरामद की है, जिसकी गिनती के लिए बैंक अधिकारियों को विशेष रूप से कैश काउंटिंग मशीनों के साथ मौके पर बुलाना पड़ा। नकदी के साथ साथ ईडी ने एक सूटकेस भरकर सोने और हीरे के गहने भी जब्त किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 8.80 करोड़ आंकी जा रही है। इसके अलावा एक बैग से कई चेकबुक और संपत्तियों से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मिले हैं, जिनकी कुल अनुमानित वैल्यू 35 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। फिलहाल ईडी की टीम इन दस्तावेजों की पड़ताल कर रही है और मामले की जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश की 3 बार प्रधानमंत्री रही खालिदा जिया के जनाजे में शामिल होने के लिए ढाका पहुंचे। वहां उन्होंने खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान से मुलाकात करके उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शोक पत्र सौंपा। खालिदा जिया का मंगलवार सुबह 6 बजे ढाका के एवर केयर अस्पताल में 80 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। विदेश मंत्री ने भारत सरकार और देश के लोगों की ओर से गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए जिया के लोकतंत्र में योगदान को याद किया। ये मुलाकात ढाका के जातीय संसद भवन में बुधवार दोपहर करीब 1:30 बजे हुई। एस जयशंकर ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस मुलाकात की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि ढाका पहुंचने पर उन्होंने तारिक रहमान से मुलाकात की और उन्हें पीएम मोदी द्वारा लिखा गया एक व्यक्तिगत पत्र सौंपा। जयशंकर ने विश्वास जताया कि बेगम खालिदा जिया के नजरिए और मूल्य भारत बांग्लादेश की साझेदारी के विकास का मार्गदर्शन करेंगे। भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्लाह ने भी इस मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए भारत की संवेदना की सराहना की। वहीं हड़ताल के बीच जोमैटो स्विगी का बड़ा ऐलान, डिलीवरी पार्टनर्स की इनकम को बढ़ा दिया गया है और डिलीवरी बॉयज को लुभाने की कोशिश तेज कर दी गई है। तो देश भर में गिग वर्कर्स यूनियनों द्वारा न्यू ईयर ईव पर हड़ताल की घोषणा के बीच जोमैटो और स्विगी ने अपने डिलीवरी पार्टनर्स के लिए पेड आउट और इंसेंटिव बढ़ा दिए हैं। कंपनियों ने इसे त्योहार के दौरान अपनाई जाने वाली स्टैंडर्ड प्रक्रिया बताया है, ताकि साल के सबसे व्यस्त दिन पर सेवा बाधित ना हो। जोमैटो ने न्यू ईयर ईव पर शाम 6 बजे से रात 12 बजे के बीच पीक आवर्स में डिलीवरी पार्टनर्स को हर ऑर्डर पर 120 से 150 रुपये का पेमेंट देने का ऑफर दिया है। अचानक लिए गए इस फैसले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि प्लेटफॉर्म ने दिन भर में 3000 रुपये तक की कमाई का भी वादा किया है, जो ऑर्डर की संख्या और वर्कर्स की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। इसके साथ ही जोमैटो ने ऑर्डर रिजेक्ट करने और कैंसिल करने पर लगने वाली पेनल्टी को कुछ समय के लिए माफ भी कर दिया है। जोमैटो की तरह ही स्विगी ने भी साल के आखिरी समय में इंसेंटिव बढ़ा दिए हैं और इस डेवलपमेंट से जुड़े लोगों के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी के बीच डिलीवरी वर्कर्स को 10,000 रुपये तक की कमाई का ऑफर दिया गया है। उन्होंने कहा कि नए साल की शाम को प्लेटफॉर्म शाम 6 बजे से रात 12 बजे के बीच 6 घंटे के समय के लिए 2,000 रुपये तक की पीक आवर कमाई का ऐड कर रहा है, ताकि साल के सबसे बिजी ऑर्डरिंग टाइम में से एक के दौरान काफ़ी राइडर्स मौजूद रह सके। उधर तमिलनाडु सरकार ने विधानसभा चुनाव की संभावित घोषणा से पहले डीआईजी से लेकर डीजीपी तक के सीनियर रैंक सहित 70 भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारियों का प्रमोशन और ट्रांसफर किया है। एक अधिकारी ने बताया कि इस फेरबदल का मकसद पूरे राज्य में प्रशासनिक कामकाज को बेहतर बनाना और कानून व्यवस्था की बदहाली प्राथमिकताओं को संभालना है। 3 अतिरिक्त पुलिस महानिदेशकों को डीजीपी रैंक पर प्रमोट किया गया है। 7 महानिरीक्षकों को एडीजीपी के रूप में प्रमोट किया गया है। प्रमोशन के बाद दूसरे सीनियर अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति या विशेष विंग में बने रहेंगे। कई कमिश्नरेट में बड़े बदलाव हुए हैं। अधिकारियों ने इस बड़े फेरबदल को राज्य चुनावों से पहले प्रभावी पुलिसिंग और प्रशासनिक तैयारी सुनिश्चित करने के लिए एक रणनीतिक कदम बताया है, जिससे सीनियर, मिड लेवल और जिला स्तर के आईपीएस अधिकारी प्रभावित हुए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।